अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम एसिड बेस केमिस्ट्री है, इसका लेक्चर नंबर 2 अभी हम स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच टाइट्रेशन कर्व। लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने उसमें एक तो टाइट्रेशन को अलग से डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली की बजाय स्ट्रॉन्ग अल्कली टाइट्रेशन कर्व को डिस्कस किया था। आज हम किसको डिस्कस करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली टाइट्रेशन कर्व को डिस्कस करेंगे। अब जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है वो HCl लेना है, और वीक अल्कली जो हमने कंसिडर करनी है वो अमोनिया। तो अमोनिया इज द वीक बेस और वीक अल्कली, इन दोनों के दरमियान टाइट्रेशन करवानी है। और जो हमारे पास एसिड होगा उसकी जो पीएच है वो हमने 1 से 2 तक ली हुई है कि उसकी पीएच कितनी है, 1 से 2 के दरमियान है। और हमने इस HCl के 25 सेंटीमीटर क्यूब इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देने हैं। साथ 1 से 2 ड्रॉप हम किसी भी इंडिकेटर का ऐड करेंगे जो हमें एंड पॉइंट बताएगा। फिर इस ब्यूरेट के अंदर हमने अमोनिया का सोल्यूशन लिया हुआ है, उसको ड्रॉप वाइज इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे उससे होगा क्या, यहां से अमोनिया जब इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जब एसिड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड के H+ साइन और अमोनिया NH3 ये आपस में रिएक्ट करेंगे और NH4 की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि हमारे पास एक वीक एसिड है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हम अमोनिया इसमें ऐड करेंगे, इसकी पीएच पहले 1 से 2 के दरमियान थी, अब इसकी पीएच आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी? जब तक इक्वलेंस पॉइंट पे हम नहीं पहुंच जाते। और इक्वल पॉइंट वो पॉइंट होता है जब नॉर्मली इक्वल अमाउंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेस एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ, मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया के 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl से जब रिएक्ट करेंगे तब जो हमारे पास पॉइंट आएगा ग्राफ के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? इक्वलेंस पॉइंट। जैसे कि ये ग्राफ में दिखाया गया है, ये हमारे पास इक्वलेंस पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस हमने रिएक्ट करवा दिया। अमाउंट का मतलब वॉल्यूम, इक्वल 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड एंड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेस को हमने रिएक्ट करवाया है। जब 25 सेंटीमीटर क्यूब दोनों के रिएक्ट करेंगे अभी भी इस सॉल्यूशन की पीएच 7 नहीं होगी, न्यूट्रल नहीं होगा, ये एसिडिक ही रहेगा और इसकी पीएच अप्रॉक्सीमेटली 5.5 के दरमियान होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये हमने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया हुआ, और दूसरा जो NH3 यहां से आएंगे वो यहां जो H+ साइन है उनके साथ रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको यहां चलो इसका रिएक्शन भी लिख के दिखा देता हूं कि इसमें रिएक्शन क्या हो रहा होगा। क्योंकि यहां हमारे पास थे H+ साइन HCl की वजह से प्लस NH3, ये हमारे पास ऊपर सॉल्यूशन से है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये क्या बनाएंगे? NH4 प्लस। अब क्योंकि ये भी एसिड है, वो इसके अंदर एसिड अगर है तो पीएच 7 से लेस होगी, और दूसरा हमने एसिड भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है जो कि HCl है, इस वजह से हमारे पास पीएच इसकी अप्रोक्सीमेटली 5.5 होगी। कब? जब अमोनिया एंड HCl के 25 सेंटीमीटर क्यूब हम इन दोनों के रिएक्ट करवाएंगे, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम रख के इनका रिएक्शन करवाएंगे, तो तब जो हमारे पास ग्राफ में पॉइंट नजर आएगा उसको आप क्या कहोगे? इक्वलेंस पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जो इक्वलेंस पॉइंट है जब इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस का रिएक्शन हमने करवाया। अब यही बातें लिखिए, इनिशियल पीएच इस एसिड की कितनी थी? अबाउट 1 से लेके 2 तक थी, और ये किसकी वजह से? ओनली इसके अंदर H+ आयन सिर्फ प्रेजेंट थे। जैसे अमोनिया हमने ब्यूरेट से ऐड किया तो इसकी पीएच ऐसा ऐसा इंक्रीज करने लगी। क्यों? बोला जो H+ आयन यहां प्रेजेंट थे उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया अमोनिया के साथ जो कि ब्यूरेट से हमने ऐड किया है, ताकि अमोनिया और H+ आयन रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाए। फिर पीएच ऐसा ऐसा इंक्रीज होगी, ये बात भी मैंने बताई है। पीएच इंक्रीजेस स्लोली अंटिल क्लोज टू इक्वलेंस पॉइंट। इस इक्वलेंस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते पीएच में ऐसा ऐसा चेंज आएगा, लेकिन उसके बाद इक्वलेंस पॉइंट के बिल्कुल करीब पीएच में बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पीएच बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन फिर कम रह जाएगी। फिर उसके बाद इक्वलेंस पॉइंट क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, वहां पीएच कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेटली 5.5। और उसकी वजह मैंने क्या बताई है, क्योंकि NH4 भी जो इस सॉल्यूशन के अंदर फर्दर फॉर्म होंगे वो भी एसिडिक इन नेचर है, और इसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, इसलिए पीएच 7 से
कम ही रहेगी जो कि न्यूट्रल नहीं है। क्यों? NH4 वो बनेंगे, फॉर्म्ड होंगे एज अ वीक एसिड के तौर पे। जो NH4 इस सॉल्यूशन के अंदर बनेंगे वो भी एसिड है और वीक एसिड है, तो उसकी वजह से भी pH 7 से लेस होनी चाहिए। अब जितनी ज्यादा आप NH3 25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका भी 25 हमने सेंटीमीटर क्यूब लिया हुआ है, अगर 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अमोनिया का इससे ज्यादा इसके अंदर ऐड करोगे तो pH ऐसा ऐसा इंक्रीज होती रहेगी और pH अप्रोक्सीमेटली कहां तक पहुंच जाएगी? अगर इस लाइन को आप देखो ना तो ये ऑलमोस्ट पहुंच जाती है 11 तक। 11 तक pH पहुंच जाएगी जब आप ढेर सारा अमोनिया इसके अंदर ऐड करोगे। और उसकी वजह यही है क्योंकि अमोनिया वीक बेस है, तो वीक बेस होने की वजह से ये pH को बहुत ज्यादा 14 के करीब तक नहीं लेके जाएगी। तो ये बात लिखी है, एक्सेस अमोनिया causes pH to rise above, pH को इंक्रीज करेगी। कहां तक? पहले pH थी 1 से 2 के दरमियान, अब pH कितनी चली जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 11 तक। अगर आप इस ग्राफ को देखो ना ऐसे, यहां देखो, यहां पे हमारे पास था एसिड जो कि इनिशियल pH हमारे पास कितनी थी? 1.2। जैसे जैसे हमने इसमें बेस ऐड किया तो ऐसा ऐसा pH, ये y एक्सिस पे pH है, तो pH इंक्रीज करती गई। ये वो पॉइंट यहां तक जब पहुंचे, इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया और इक्वल अमाउंट ऑफ HCl हमने ऐड कर दिया, मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब इसके, 25 सेंटीमीटर क्यूब इसके, तो ये वो पॉइंट होगा। जैसे इसके बाद फर्दर आप अमोनिया और इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करोगे तो pH और इंक्रीज होती होती कहां तक पहुंच जाएगी? 11 तक। तो ये हमारे पास टाइट्रेशन, pH टाइट्रेशन कर्व है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली के लिए। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है सी पॉइंट, वीक एसिड। अब यहां था स्ट्रॉन्ग एसिड, अब वीक एसिड है लेकिन अल्कली हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया। फिर टाइट्रेशन कर्व कैसे आएगी? यहां जो हमने एग्जांपल लेनी है, जैसे यहां स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया था HCl, लेकिन यहां हम वीक एसिड कौन सा लेंगे? एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो कि वीक एसिड है उसकी टाइट्रेशन करवाएंगे एक स्ट्रॉन्ग अल्कली जो कि हमारे पास NaOH है। और हमारे पास शुरू में जो, क्योंकि ये वीक एसिड है, इसकी pH 2 से 3 के दरमियान है, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसकी pH 1 से 2 जो कि लेस है। तो अगर pH थोड़ी सी ग्रेटर है, इसका मतलब एसिड जो है वो वीक है। अब हम यहां क्या लेंगे? इस सॉल्यूशन के अंदर एस्टिक एसिड लेंगे, सॉरी इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एस्टिक एसिड जो कि एक वीक बेस है। अब इस ब्यूरेट के अंदर हम क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम वीक एसिड लेंगे जो कि एस्टिक एसिड है। अब इनिशियली हमारे पास इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर pH कितनी होगी? 2.3, जो कि किसकी वजह से? कार्बोक्सिलिक सॉरी एस्टिक एसिड की वजह से। इनिशियल pH है 2.3, यहां पे pH कितनी होगी हमारे पास? 2.3 के लगभग होगी, तो सॉरी 2 और 3 के दरमियान होगी। ठीक है। अब उसके बाद जैसे जैसे हम यहां से बेस NaOH ऐड करेंगे तो यहां से OH आएंगे। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होगा, चलो मैं यहां लिख देता हूं। अब ये जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर एसिड की वजह से क्या प्रेजेंट है? H+ आइन, मतलब एस्टिक एसिड की वजह से H+ आइन प्रेजेंट है। क्योंकि आपको पता है एस्टिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एस्टिक एसिड आयनाइज किस तरीके से होता है? ये एसीटेट आइन बनाता है, CH3COO और साथ H+ आइन। इसका मतलब ये H+ आइन इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मौजूद है। एस्टिक एसिड की वजह से ये H+ आइन मैंने लिख लिए। जब यहां से आप बेस ऐड करोगे, NH3 ऐड करोगे, सॉरी यहां क्योंकि बेस NH3 नहीं है, बेस NaOH है, तो NaOH यहां से जब ऐड करेंगे तो NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा? OH नेगेटिव आइन। अब OH नेगेटिव आइन फ्रॉम बेस एंड H+ आइन फ्रॉम एसिड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे? वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। अब इससे होगा क्या? यहां H+ आइन की कंसंट्रेशन पहले थी ज्यादा, अब यहां से जैसे ही हमने NaOH ऐड किए, OH और H+ आइन ने रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। पहले pH कितनी थी? 2 से 3 के दरमियान लगभग थी। अब pH ऐसा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे हम इस ब्यूरेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो सेम यही बातें लिखी है, H+ आइन रिएक्ट विद OH नेगेटिव आइन टू फॉर्म वाटर, और pH क्या करेगी? ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। और शार्पली कहां इंक्रीज करेगी? इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब। इक्विवेलेंस पॉइंट से दूर आहिस्ता आहिस्ता pH इंक्रीज करेगी। इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब pH बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज करने लग जाएगी। और इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास कहां आएगा? जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो किस रीजन के अंदर आएगा? अल्कलाइन रीजन के अंदर। उसकी रीजन ये है, जैसे यहां एसिड स्ट्रॉन्ग था तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो एसिडिक रीजन में आ रहा है। अब यहां स्ट्रॉन्ग हमारे पास अल्कली है, बेस है, वीक एसिड है, इसलिए जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो कहां आएगा?
अल्कलाइन रीजन के अंदर। इसका मतलब जब अभी आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब HCl के और एसिटिक एसिड के और 25 सेंटीमीटर क्यूब NaOH के दोनों की टाइट्रेशन करवाई, तो जब 25 सेंटीमीटर क्यूब दोनों के होंगे तब हमारे पास इस बीकर के अंदर कोनिकल फ्लास्क के अंदर pH अबव देन कितनी होगी, अबव देन 7 होगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 के करीब होगी। तो ये इक्वलेंस पॉइंट कितने pH पे आएगा, 9। और इक्वलेंस पॉइंट क्यों आ रहा है अल्कलाइन रीजन में, क्योंकि बेस हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और उसके बाद आपको ये बात भी पता है कि जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड होने की वजह से ये सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करेगा। तो इस कॉन्जुगेट बेस की वजह से, और दूसरा स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग अल्कली है, उसकी वजह से इक्वलेंस पॉइंट जो pH 7 है उससे ग्रेटर कौन से रीजन में, अल्कलाइन रीजन के अंदर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये टाइट्रेशन कर्व है किसके लिए, जब आप वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली लोगे। अगर यहां से ग्राफ को देखो ना, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग 2 से थोड़ी सी pH कम है, ठीक है। आप बेशक इसको 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां अगर 2 लिख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने यहां डिस्कस किया कि 2 से 3 के दरमियान है। यहां हमारे पास इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सिर्फ क्या था, एसिटिक एसिड, और उसकी pH लगभग 2 के दरमियान थी, 2 के करीब थी। जैसे ही हमने इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर यहां क्या ऐड करना शुरू कर दिया, यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो pH ऐसा इंक्रीज करती करती, और इसमें एक वर्टिकल लाइन भी आपको नजर आएगी जब pH में ऐसा pH बड़ी तेजी के साथ चेंज होती रहेगी। और वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम pH कहां पहुंचेगी, पहले 7 तक, लेकिन जैसे जैसे हम यहां से बेस ऐड करते रहेंगे तब तक pH इंक्रीज करती रहेगी, और इस पॉइंट तक pH कितनी पहुंच जाएगी, ऑलमोस्ट 9 के लगभग। और तब ये 9 तब पहुंचेगी जब 25 सेंटीमीटर क्यूब आपने एसिड और 25 सेंटीमीटर क्यूब बेस के यूज किए हैं। अब उसके बाद फर्दर आप बेस ऐड करते रहोगे तो उससे pH और इंक्रीज करती करती ऑलमोस्ट 13 तक पहुंच जाएगी, जो कि हमारे पास एक हाईली बेसिक रीजन है। तो ये हमारे पास टाइट्रेशन कर्व थी बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली। सेम इसी तरह से हमारे पास वीक एसिड एंड वीक अल्कली। अब ये आखिरी हमारे पास रह गया पॉइंट, दोनों ही वीक हो तो फिर क्या होगा, जैसे कि वीक एसिड हमने एसिटिक एसिड लिया है, इसकी टाइट्रेशन वीक बेस से करवा दी। अब जो pH एसिड की होगी वो सेम वही 2 से 3 के लगभग होगी, क्योंकि यहां अभी हमने क्या, इस केस के अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने एसिटिक एसिड लिया हुआ है जिसकी pH कितनी थी, 2 से 3 के दरमियान। अब जैसे जैसे ऊपर से हम बेस ऐड करेंगे जो कि अमोनिया है, तो हमारे पास फर्दर क्या होगा, पहले pH कितनी थी, 2 से 3 के दरमियान। जैसे ही अमोनिया ऐड करेंगे सेम बाकी तीनों की तरह हमारे पास pH ऐसा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे pH इंक्रीज करेगी तो उसी तरह से वो कैसे इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे हम क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करते रहेंगे। इसमें हमने जो एसिड लिया वो एसिटिक एसिड है, अमोनिया हमारे पास अमोनिया बेस के तौर पे काम कर रहा है, और दोनों वीक है। अब इसमें क्या होगा, जो अगर कर्व की हम बात करें तो कर्व को, अच्छा जी, इसमें हमारे पास कर्व जो है वो शार्प नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वर्टिकल सेक्शन भी, जिस तरह यहां वर्टिकल सेक्शन है इस तरह यहां वर्टिकल सेक्शन नहीं है, थोड़ी सी फ्लैट सी है। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। फिर है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट इक्वलेंस पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो है जहां पे हमारे पास जो pH है वो फर्दर यहां, जैसे कि ये जो इक्वलेंस पॉइंट है इसी को आप क्या कह सकते हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हो, जहां बेसिकली ये जो वर्टिकल लाइन है उसको ना, ये दोनों लाइनें जहां क्रॉस कर रही हैं, ये हमारे पास क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो बेसिकली कौन सा पॉइंट है, इक्वलेंस पॉइंट को ही हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे। और इक्वलेंस पॉइंट हमें यहां कब मिलेगा, जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में देखा था कि जो इक्वलेंस पॉइंट है वो pH 7 पे आ रहा है। क्यों बोला, क्योंकि जब आप सेम अगर यहां आपने लिया हुआ ना वीक एसिड लिया हुआ है, कौन सा वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3OOH आपने ये एसिड लिया हुआ है, और इसके अंदर आपने वीक बेस लिया हुआ है। जब 25 सेंटीमीटर क्यूब इस वीक बेस के और 25 सेंटीमीटर क्यूब इस वीक एसिड के रिएक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इक्वलेंस पॉइंट। अब इक्वलेंस पॉइंट हमें इसलिए 7 पे मिलता है क्योंकि दोनों ही वीक है, और कई दफा ये वैसे थोड़ा सा
7 से कई दफा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो इक्वलेंस पॉइंट हमें मिलेगा वो 7 तक मिलेगा, क्योंकि दोनों ही वीक है। अगर जो चीज स्ट्रांग होती, फॉर एग्जांपल बेस स्ट्रांग होता तो बेसिक रीजन में इक्वलेंस पॉइंट मिलता, अगर एसिड स्ट्रांग होता तो एसिड रीजन में हमें इक्वलेंस पॉइंट मिलता। लेकिन अब हमारे पास स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस के केस में जो इक्वलेंस पॉइंट हमें मिलता है वो 7 मिलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो इक्वलेंस पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जब इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस का हम रिएक्ट करवाते हैं। जैसे कि 25 सेंटीमीटर क्यूब नॉर्मली हम इसमें फ्लास्क में लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क, और ब्यूरेट में से भी 25 सेंटीमीटर क्यूब एसिड या बेस के हम रिएक्ट करवा के, तो तब जो हमें पीएच मिलेगी वो क्या मिलेगी, इन दोनों के केस में अगर वीक हुए एसिड और बेस तो तब हमें क्या मिलेगी, 7। तो सेम ऐसे ही अब यहाँ पहले स्टार्ट में इनिशियल पीएच हमारे पास कितनी थी, क्योंकि एसिटिक एसिड है, इसकी पीएच वही 2 से 3 के दरमियान होगी। जैसे जैसे हम ऐड करेंगे एसिड तो सॉरी इसमें बेस ऐड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पीएच चेंज होगी। स्टार्ट में तो ऐसा कोई चेंज भी नहीं होगा खास, लेकिन यहाँ पे आके इक्वलेंस पॉइंट के करीब थोड़ी सी पीएच इंक्रीज होगी। और यहाँ देखो ना वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ये है कि जैसे यहाँ वर्टिकल है, इसका मतलब फौरन से पीएच में चेंज आएगा, लेकिन ये वर्टिकल नहीं है, ये फ्लैट सी है। इसका मतलब पीएच में जो चेंज आ रहा है ना वो इतना तेजी के साथ नहीं आ रहा, क्योंकि एसिड भी हमारे पास क्या है, वीक है, और बेस भी हमारे पास वीक है। तो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली पीएच में चेंज आएगा। जब दोनों के 25 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट करेंगे तो पीएच 7 होगी, लेकिन फर्दर अगर आप और अमोनिया ऐड करते रहोगे तो पीएच इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो सोल्यूशन होगा उसकी 7 से अबव होगी। अब ये हमारे पास चारों जो पीएच टाइट्रेशन कर्व्स हैं, ऑलमोस्ट इनका कंसेप्ट एक ही है। अगर एक आप अंडरस्टैंड कर लो तो सारी अंडरस्टैंड हो सकती हैं। जस्ट आपने इसके 4 पोर्शन बनाने हैं कि एक में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपने टाइट्रेशन करवानी है, फिर आप ऐसे कर सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक अल्कली ले सकते हो, उनकी टाइट्रेशन कर सकते हो, फिर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली की टाइट्रेशन कर सकते हो, और आखिरी नंबर पे हमारे पास दोनों ही अगर वीक ली जाए उनके दरमियान टाइट्रेशन कर सकते हो। लेकिन बस जो मेन चीज है वो आपने ये याद रखनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगी, या वीक एसिड होगा वीक बेस होगी, तो इक्वलेंस पॉइंट हमें 7 पीएच पे मिलेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो तो एसिटिक रीजन के अंदर पीएच जो हमें इक्वलेंस पॉइंट मिलेगा वो कहां मिलेगा, एसिटिक रीजन में, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है जैसे कि ये हमारे पास है, तो फिर जो इक्वलेंस पॉइंट है वो हमें अल्कलाइन रीजन में मिलेगा, क्योंकि जो बेस है वो हमारे पास क्या है, अल्कली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से पीएच जो इक्वलेंस पॉइंट है वो कौन से पीएच पे मिलेगी, बेसिक पीएच पे, मतलब अल्कलाइन रीजन के अंदर मिलेगी।